इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों और बहनों को तंजीला बहन और आभा बहन की राम राम। और साथ ही आप सभी का स्वागत है किसानवाणी की इस चौपाल में। क्या बात है आभा बहन, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तंजीला बहन, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके कारण तबीयत पे कहीं ना कहीं तो थोड़ा असर पड़ता ही है। बिल्कुल सही कहा बहन। और अभी इन दिनों हम सभी को, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तेज धूप हो रही है, तापमान दिन दिन बढ़ रहा है, तो हम सभी को अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सही कहा आभा बहन, दिनों दिन बढ़ते तापमान से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा ही असर पड़ता जा रहा है ना? हाँ। इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, साथ ही हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, है ना? और तरल पदार्थों का तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। बिल्कुल तंजीला बहन। और घर से जब भी हम निकलते हैं, खास तौर पर दोपहर के समय, तो हमें धूप से बचाव के लिए काले चश्मे का उपयोग करना चाहिए। हल्के रंग के गमछे का या ओढ़नी स्कार्फ का उपयोग हमें करना चाहिए। अब देखो ना तंजीला बहन, आज दोपहर की ही बात करती हूँ। कभी तेज धूप निकल रही थी तो कहीं थोड़ी देर बाद बादल बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आभा बहन। और इन्हीं बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा भाई हमारे किसान भाइयों के खेत में लगी फसलों पर पड़ता है। हाँ बहन। कभी अचानक तेज हवाएं चलती हैं तो कहीं अचानक ओले और बारिश भाई फसल को नुकसान पहुंचाती है। हाँ तंजीला बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बहन, इन्हीं आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए ना हमारे किसानों के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ किसान भाइयों, और इसी विषय पर होगी हमारी आज की बात। साथ ही चर्चा होगी टिश्यू कल्चर तकनीक और फल उत्पादन में इसका उपयोग। इसके साथ ही मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम रोहना, जिला छिंदवाड़ा से सतीश कुमार सूर्यवंशी। इनसे दूध व्यवसाय, पशुपालन के साथ स्वीट कॉर्न की खेती पर होगी बातचीत। और आभा बहन, आज है भाई गुरुवार, है ना? तो होगा हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम भी, तो जिसमें कि हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे उनकी पसंद के लोकगीत और भजन, और महत्वपूर्ण भाई संदेश तो होते ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए तंजीला बहन, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम इस पत्र की फरमाइश से, जो कि पत्र हमारे पास आया है मेघा सिवनी सारना से, और लिखने वाले हैं आकाश पटेल, कमलेश पटेल, चंदू, विवेक पटेल, नीलेश पटेल, श्याम बंदेवार, सेवक राम बंदेवार, सविता बंदेवार। और एक और पत्र है थावड़ी कला अमरवाड़ा से, और लिखने वाले हैं संतराम मालवी, सतीश मालवी, गोलू, सरजू, संतोष, राकेश मालवी, मनोज पटेल, प्रमोद पटेल, गेंदलाल यादव, लक्ष्मी यादव और धनीराम बंदेवार ने। और इन सभी ने सुनना चाहा है रेखा गुप्ता, बंजना गुप्ता की आवाज में ये लोकगीत। चलिए किसान भाइयों, इस प्यारे से लोकगीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब शुरू करते हैं हमारी आज की बात, जिसका विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 2016 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें सूखा, बाढ़, कीट रोग से फसल खराब होने पर किसान भाइयों को बीमा कवर प्रदान करती है। ये योजना बहुत कम प्रीमियम दर पर फसल सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
और किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से भी आभा बहन बचाती है, जैसे कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जो होती है, हाँ। कीट और रोगों से होने वाले जो फसल के नुकसान से भी हमें ये राहत पहुंचाती है ना। हाँ। और आभा बहन इस योजना के चलिए उद्देश्यों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताते हैं। हाँ। कि इसका उद्देश्य क्या है। हाँ 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 किसान भाइयों को फसल नुकसान होने पर आर्थिक सहायता देना है ना। हाँ। नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता तो देने के साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं को हाँ। जो जोखिम उठाते हैं उससे हाँ। होने वाले आर्थिक संकट से बचाना है। इसलिए हाँ। तो चलिए आभा बहन क्यों ना इसे विस्तार से समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों की आय की सुरक्षा के लिए ये योजना है। कई बार सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट या रोगों के कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों की आय समाप्त हो जाती। कई बार ऐसा होता है जब पूरी फसल नष्ट हो जाती है तो भाई उनके आय का कोई बचता ही नहीं कुछ। बीमा योजना किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय को सुरक्षित रखने का काम करती है। बिल्कुल आभा बहन। और खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई भी करती है, इसकी हाँ। भी बात करते हैं। हाँ। तो चलिए बताते हैं हमारे किसान भाइयों की कि खाद, सिंचाई, मजदूरी वगैरह जो काफ़ी खर्च जिसमें होता है। हाँ। उसके लिए भी ये बीमा योजना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हाँ। और योजना का उद्देश्य जो है वो नुकसान हो जाता है उसकी आंशिक जो भरपाई होती है उसे देना है। हाँ। फसल खराब होने पर किसान भाई अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। आर्थिक सहायता मिलने से किसान साहूकारों या ज़्यादा ब्याज वाला ऋण पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता और साथ ही आर्थिक जो संकट है वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब किसानों को यह भरोसा होता है कि नुकसान होने पर सरकार और बीमा योजना सहायता देनी तब वे नई तकनीकों और बेहतर तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। हाँ, फसल नुकसान से केवल हमारे किसान भाई ही नहीं बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन को बनाए रखना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ये जो योजना है वो मदद करती है। और किसान भाइयों, आर्थिक सहायता किसानों को, जो हमारे किसान भाई हैं उनको दोबारा देना शुरू करने के लिए जो बीज है वो खरीदने और कृषि कार्य जारी रखने में भी ये मदद करती है, जिसमें हमारे जो किसान भाई हैं वो आत्मनिर्भर बने रहते हैं। हाँ, किसानों की आय सुरक्षित रहने से गांवों में आर्थिक गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य किसानों को सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहारा प्रदान करना है ताकि वे बिना डरे खेती का काम कर सकें। और आभा बहन, किसानों भाइयों को जो आय स्थिर बनाए रखना है, इसके लिए भी आधुनिक और बेहतर कृषि पद्धति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाँ। प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को जो कर्ज के जो बोझ से दब जाते हैं उससे बचाना है। हाँ। कृषि क्षेत्र में किसानों का विश्वास बढ़ाना और उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है। हाँ, चलिए अब जानते हैं फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम प्रीमियम दर पर जो है ये बीमा होता है। किसान भाइयों को बहुत कम प्रीमियम इसमें देना पड़ता है। खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक और बागवानी जो फसलें होती है उनके लिए 5% की दर से प्रीमियम इन्हें देना पड़ता है। बिल्कुल। और प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात और कीट और रोग आदि से जो फसल को नुकसान होते हैं तो उसके लिए बीमा सुरक्षा भी मिलता है। हाँ। और यह योजना ऋणी, जैसे लोन लेने वाला जो होता है और गैर ऋणी दोनों किसानों के लिए ये उपलब्ध है। हाँ, किसान भाइयों, बुआई से लेकर कटाई के बाद तक के फसल को जो है बीमा सुरक्षा देती है। फसल नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन, मोबाइल ऐप और सैटेलाइट जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और भाई नुकसान होने पर किसानों को जल्द मुआवजा देने का प्रयास भी किया जाता है। हाँ। और प्रीमियम का बड़ा हिस्सा जो होता है वह केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसका जो भी कुछ वो रहता है वो वहन करती हैं। ओलावृष्टि, जैसे कि ओलावृष्टि हो गई, जल भराव हो गया, भूस्खलन जैसी स्थानीय समस्याओं को भी शामिल इसमें किया गया है। हाँ, और बाकी की प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन करती है। यदि वास्तविक प्रीमियम ज़्यादा भी हो तब भी किसानों को केवल निर्धारित किया हुआ कम हिस्सा ही देना पड़ता है। उदाहरण की हम बात करें तो अगर किसी खरीफ फसल का बीमा 50,000 रुपए का है तो किसान को केवल 2% यानी कि 1,000 रुपए का ही प्रीमियम देना होगा और शेष जो राशि
राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को आर्थिक बोझ जो किसानों पे है उसको कम करना है और ज्यादा किसानों को फसल बीमा से जोड़ना है। बिल्कुल सही कहा आभा बहन आपने। और चलिए जानते हैं कि बीमा कवर मिलने वाली फसलों के बारे में कि कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनमें कि एक बीमा कवर मिलता है। हाँ। तो खाद्यान्न फसलें जैसे कि हम बात करें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें मिलता है। दलहन फसलों के बारे में बात करें तो चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, इनके बारे में हमको प्रीमियम मिलता है, कवर मिलता है इसमें बीमा कवर। और तिलहन फसलों की बात करें तो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और तिल वगैरह हैं, सूरजमुखी, है ना। हाँ। और व्यावसायिक फसल की बात करें तो कपास, गन्ना और जूट। हाँ, बागवानी फसलों में फल है, सब्जियां हैं, मसाले हैं और इसके अलावा भी और भी जो बागवानी फसलें हैं वो सभी इसमें शामिल है। इन फसलों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट और रोग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अलग अलग राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बीमा कवर वाली फसलों की सूची अलग अलग हो सकती है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों को कई प्रकार के नुकसान से सुरक्षा दी जाती है। जैसे योजना के अंतर्गत जो नुकसान कवर होता है वो इस प्रकार है। चलिए जानते हैं कि यदि कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम के कारण किसान बुआई नहीं कर पाता है तो भी इसे सहायता प्रदान की जाती है। फसल बढ़ने के दौरान जो नुकसान हो जाता है यानी सीधे खड़ी फसल पे जो नुकसान होता है जिसमें सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान, ओलावृष्टि है, भूस्खलन है, जल भराव है और कीट रोग भी यदि लग गए हैं तो इन सब में बीमा कवर देती है। और अब जानते हैं कि भाई किसान योजना के लिए पात्र क्या है। हाँ, तो सबसे पहला है कि वो किसान जिन्होंने कृषि कार्य के लिए बैंक या सहकारी संस्था से फसल ऋण लिया है वो भी पात्र हैं और जो किसान बिना ऋण लिए भी स्वयं खेती करते हैं वो भी इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। तो अब चलिए सबसे मुख्य चीज ये जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। हाँ, यानी कि मुख्य जरूरी दस्तावेज जो इसमें है। तो बताइए आभा बहन, क्या जरूरी चीजें हैं। हाँ, तो इसमें आधार कार्ड, किसान की पहचान के लिए बैंक पासबुक की प्रति यानी फोटोकॉपी, मुआवजा राशि सीधा बैंक खाते में भेजने के लिए ये जो फोटोकॉपी है बैंक पासबुक की वो लगती है। भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी, भूमि का रिकॉर्ड, पट्टा, ये सब चीजें। फसल बोने का प्रमाण, किसान भाई द्वारा बोई गई फसल की जानकारी, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर। किराएदार या बटाईदार किसानों के लिए भी प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर किसान उस पे देते हैं तो उसके लिए भी। साथ ही इसके पहचान पत्र और जरूरत होने पर वोटर आईडी और राशन कार्ड भी जरूरी दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर किसान योजना में पंजीकरण करके फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। और किसान भाइयों, यही थी हमारी आज की बात जिसका विषय था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को आज की बात पसंद आई होगी। और तंजीला बहन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं ये संदेश। चलिए। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद चलिए जुड़ते हैं हमारे मेहमान क्रम से। और मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम ग्राम रोहना, ज़िला छिंदवाड़ा के सतीश कुमार सूर्यवंशी से दूध व्यवसाय, पशुपालन के साथ स्वीट कॉर्न की खेती पर बातचीत करने जा रहे हैं। और बातचीत करने जा रही हैं हमारी आभा बहन। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं सतीश कुमार सूर्यवंशी, जो कि ग्राम रोहना, जिला छिंदवाड़ा से हैं और इनको मिंटू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज हम इनसे पशुपालन के साथ दूध व्यवसाय और स्वीट कॉर्न की खेती पर बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मिंटू भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। राम राम भैया। राम राम दीदी, राम राम। भैया, आप पशुपालन करते हैं, तो आपके पास कितने पशु हैं और कौन कौन से पशु अभी हैं? मेरे पास 18-20 पशु हैं। उसमें गिर गाय भी है, भैंस भी है और जर्सी गाय भी है। 3-4 गाय दूध देती हैं और 3 भैंस दूध देती है। एक भैंस अभी गावन है और खाली बच्चे हैं, बैल गाय वगैरह भी हैं। तो काफ़ी अच्छा दूध का उत्पादन हो जाता है मेरे पास। 55 से 60 लीटर करीब होता है। अच्छा भैया, आप पशुओं की देखभाल कैसे करते हैं? पशु की देखभाल हम तो काफ़ी अच्छे से करते हैं, क्योंकि बचपन से कर रहे हैं जो पशु का काम। तो सुबह तो हम उनको 7 से 8 बजे पानी नहला देते हैं। हाँ। 3 बार पानी पिलाते हैं उनको। हाँ। हरा चारा पर्याप्त है, खली चुनी भूसा राशन जो है वो पर्याप्त मिलता है। और देखभाल काफ़ी समय से अच्छा करने जाते हैं। टीकाकरण भी उनका बहुत अच्छे से पशुपालक से पशु चिकित्सालय से संपर्क में करवाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी है उनका, तो डॉक्टर को बुला के हम समय समय पर उनको चेकअप भी करवाते हैं। अच्छा।
और कितना दूध का उत्पादन हो जाता है भैया पशुओं से? अभी मेरे पास तो 3 गाय और 3 भैंस दूध दे रही हैं, बाकी और गाय गावन भी है, जन्ने में है, तो दूध अच्छा मिल जा रहा है मेरे पास 55-60 लीटर करीब। हाँ। तो डेयरी की गाड़ी आती है, घर से उठा के ले जा लेती हैं 55-60 रुपये लीटर से। हाँ, पशुओं से आपको बहुत सारे फायदे भी होते होंगे भैया खेती बाड़ी में। हाँ, पशुओं से मेरे को बहुत फ़ायदा है। एक तो गोबर खाद भी होती है, गौमूत्र भी मिलता है अपन को छिड़काव करना की फसल में, तो और बछड़े भी मिलते हैं, बछिया तैयार होती, नई गाय बन जाती है, उसमें मुनाफा ही मुनाफा चलते रहता है कि अच्छे से देखभाल करेंगे तो। हाँ भैया, पशुपालन और दूध व्यवसाय के साथ साथ भैया आपका खेती का भी काम है। हाँ, मेरा भी खेती का काम है, स्वीट कॉर्न लगा हुआ है अभी 4 से 5 एकड़ में, और लगने का है मेरा। अच्छा, तो भैया ये स्वीट कॉर्न लगाने के पहले आपने खेत में क्या लगाया था? गेहूँ चना वगैरह लगा होगा? गेहूं लगा था मेरा स्वीट कॉर्न लगने के पहले, तो मैंने मार्च में कटिंग कर लिया था गेहूं की। अच्छा। उसके बाद खेत की तैयारी किया हूं और 6 अप्रैल से लगना चालू किया था, तो अभी 4 मई तक लगा हुआ है। हाँ, तो भैया अभी आपने कितने एकड़ में स्वीट कॉर्न लगाया है? अभी 4 से 5 एकड़ में लग चुका है, 3-4 एकड़ और लगेगा, तो वो जून में लगेगा। अब थोड़ा सा आगे पीछे लगाएंगे तो सिंचाई में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, और भैया आप खाद के रूप में कौन सी खाद का उपयोग करते हैं? जैविक खाद उपयोग करते हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट है, या दूसरी भी कोई खाद आप उपयोग करते हैं? मैं खाद तो उपयोग सब करता हूँ, लेकिन कीटनाशक वगैरह जो अपनी जैविक खाद होती है वो भी नहीं, गोबर खाद ज़्यादा उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाय भैंस वगैरह सब हैं, तो पर्याप्त खाद होती है, तो मैं उसी को ज़्यादा उपयोग करता हूँ। बाकी ये डालना पड़ता है थोड़ी रासायनिक खाद वगैरह, कहीं उसके बगैर कुछ नहीं होता अब। हाँ, और भैया स्वीट कॉर्न की फसल में कीड़े रोग वगैरह भी हो जाते हैं, तो फिर इनसे बचाव के लिए अपन क्या उपयोग करते हैं? उसके लिए तो कीटनाशक छिड़काव करना ही पड़ता है, उससे जो कुछ नहीं हो पाता कि आप उसको कहाँ से बचाएं, तो उसके बगैर तो नहीं हो पाएगा आप कुछ। हाँ, यानी थोड़ा बहुत कीटनाशक जो है वो आपको उपयोग करना ही पड़ता है ना? हाँ, या अपने पास सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं? सिंचाई की व्यवस्था तो भगवान के पास से पर्याप्त है कि बोर है, तो अभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे कनरगांव डैम का काफ़ी मशक है, मतलब उसमें सिंचाई के लिए पानी होता है, तो उसका रिचार्ज काफ़ी अच्छा है हमारे एरिया तक। तो बोर है, उसमें ड्रिप है, मल्चिंग, वो मिनी स्प्रिंकलर है, और खुला पानी भी है, जहाँ जैसी व्यवस्था वैसा काम करते हैं। हाँ, ये फसल भैया अपने को कब तक मिलकर तैयार हो जाएगी, जो अपन ने अप्रैल में बुआई किए हैं? जो हमने 6 अप्रैल से लगाना चालू किए हैं वो 20-25 जून से चालू हो जाएगी मिलना, और उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, 7 से 8 टन करीब मिलना चाहिए। ये कितने एकड़ ज़मीन में मिलता है अपने को इतना? 1 एकड़ में मिलेगा इतना। 7 से 8? हाँ, 7 से 8 टन। अच्छा, तो भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और हमारा कार्यक्रम आप सुनते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी? तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ये कार्यक्रम सुनते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी कहता हूँ कि बस अच्छे से अच्छे खेती करें और अच्छे से अच्छे जानवर भी पालें अपन, तो उसमें दोनों चीज़ का फ़ायदा है, दोनों एक दूसरे के लगा वाला काम है, उसमें कभी घाटा नहीं होगा, आदमी कभी सही से करेगा तो। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भैया। एक प्रश्न और है आपसे मेरा, कि आप फसल बीमा भी कराते हैं क्या? फसल बीमा कराते हैं, वो आजकल सोसाइटी बैंक में जो KCC है खात लेते हैं, उसी में अपना पैसे कट जाता है, उसी में बीमा हो जाता है, जो भी आना रहता है वो उसी में खाते पे आ जाते हैं। यानी बीमा, फसल का बीमा सभी किसान भाइयों को सभी को कराना चाहिए, और सबका कंपलसरी है कि ये होना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली। हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आपसे मिली। तो किसान भाइयों, आज हमने बातचीत की सतीश कुमार सूर्यवंशी यानी मिंटू भैया से, और ये हमें जानकारी दे रहे थे पशुपालन के साथ दूध व्यवसाय, साथ ही इन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न लगाया है अपने खेत पर, तो इन्हीं से कर रहे थे हम अभी तक बातचीत। धन्यवाद भैया आपका, राम राम। राम राम दीदी, राम राम। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम रोहना, ज़िला छिंदवाड़ा से सतीश कुमार सूर्यवंशी से दूध व्यवसाय, पशुपालन के साथ स्वीट कॉर्न की खेती पर आबा बहन से बातचीत। और चलिए जुड़ते हैं मनोरंजन से। और आबा बहन, आपके हाथ में मुझे कुछ पत्र दिख रहे हैं, बताइए। हाँ, तो मेरे पास पत्र है प्रियदर्शनी कॉलोनी छिंदवाड़ा से, और लिखने वाले हैं कोमल चौहान, पायल चौहान, सत्यम शर्मा, भारती, अजय, रीति चौहान और सोहन पवार। एक और पत्र है सुकलुनाना छिंदवाड़ा से, और लिखने वाले हैं शिवा मालवी, देवा, अनन्य, हेमा मालवी, हार्दिक, सृष्टि मालवी,
परसराम बंदेवार, गोविंद बंदेवार, राजकुमार, अमित और गोविंद बंदेवार। और एक और पत्र है मेरे पास जो कि आया है मानका देही कुंडाली से। लिखने वाले हैं पूरन बंदेवार, अंकित बंदेवार, आदित्य, चंद्रमन, राहुल और श्यामा बंदेवार। और बहन एक पत्र मेरे पास भी आया है जो कि आया है सिंगोड़ी से, जो लिखने वाले हैं जगदीश बंदेवार, रूपेश बंदेवार, मनोज बंदेवार, सुदामा बलराम तथा ज्ञानेश्वर और राधा और राशि बंदेवार। चलिए अब इन सभी की पसंद पे हम आप सभी को सुनवाते हैं उर्मिला पांडे की आवाज में ये गीत। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण संदेश के बाद चलिए जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, जिसका विषय है टिश्यू कल्चर तकनीक और फल उत्पादन में इसका उपयोग। किसान भाइयों, आधुनिक कृषि और बागवानी में नई तकनीकों का तेज़ी से विकास हो रहा है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण तकनीक है टिश्यू कल्चर, जिसे हिंदी में ऊतक संवर्धन भी कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा पौधे के छोटे छोटे भाग से, या यूं कहें कोशिका ऊतक से, प्रयोगशाला में नए पौधे तैयार किए जाते हैं। फल उत्पादन में यह तकनीक तेज़ी से लोकप्रिय भी हो रही है, क्योंकि इसका जो क्रम है, समय में अधिक शुद्ध और रोग मुक्त पौधे तैयार किया जाना है इसका मुख्य उद्देश्य। हाँ, टिश्यू कल्चर क्या है ये हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों के किसी भाग को, जैसे पत्ती, जड़, तना या कली, इनको पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण में रखकर नए पौधे इनसे तैयार किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया प्रयोगशाला में की जाती है, जहां तापमान, प्रकाश और नमी को नियंत्रित किया जाता है। टिश्यू कल्चर की सफलता काफी हद तक स्वस्थ पौधों का चयन करने पर निर्भर करती है। यदि शुरुआत में ही सही और रोग मुक्त पौधे को हम चुनेंगे तो तैयार होने वाले जो नए पौधे हैं वो भी स्वस्थ, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले ऐसे पौधों का चयन किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का रोग, फफूंदी, वायरस या कीट वगैरह का प्रकोप ना हो। हाँ। पत्तियां हरी और स्वस्थ होनी चाहिए, तना मजबूत होना चाहिए, पौधे में सूखापन या धब्बा नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी वृद्धि वाले पौधों का चयन करने की हम बात करें तो ऐसे पौधे चुने जाते हैं जिनकी वृद्धि तेज हो और संतुलित हो। कमजोर और अविकसित पौधों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अधिक उत्पादन क्षमता हो, उनमें फल या फूल की जो गुणवत्ता वो अच्छी हो, बाजार में मांग अधिक हो। हाँ, पौधों का छोटा भाग जिसमें कली, पत्ती, जड़, तना, इनमें पौधों के ऐसे भाग को लिए जाते हैं और अक्सर नई सक्रिय कलियों का उपयोग ज़्यादा इसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें जो वृद्धि की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। और टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौधों को प्रयोगशाला में सीधे ही लेके जाया जाता है। पहला उन्हें बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है, फिर सावधानीपूर्वक इसे खेत में रोपा जाता है। हाँ, तो यही थी किसान भाइयों हमारी आज की चर्चा, जिसका विषय था टिश्यू कल्चर का फल उत्पादन में उपयोग। और तंजिला बहन, घड़ी हमारी कह रही है कि अपने किसान भाइयों से विदा लेने का समय हो गया है। तो इसी के साथ मैं आभा बहन और मैं तंजिला बहन कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।